नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र। व्यास एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की सीरीज में पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है विद्युतकार व्यवसाय का परिचय और व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। आज का टॉपिक है विद्युत स्पर्शाघात, इलेक्ट्रिक शॉक, जिसे आप विद्युत झटका के नाम से भी जानते हो। दोस्तों, विद्युत स्पर्शाघात नाम से पता लग रहा है कि विद्युत के स्पर्श होने से होने वाला घात विद्युत स्पर्शाघात। विद्युत स्पर्शाघात के लिए मोस्टली 2009-10 तक क्वेश्चन यही आया करता था कि विद्युत का झटका जो है वो कितने वोल्टेज पे लगता है, और हम कह दिया करते थे कि 90 वोल्टेज से अधिक पर झटका लगता है। दोस्तों, आजकल जो है वो क्वेश्चन थोड़े लेंदी हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे को डिटेल से इसे पढ़ना होगा, समझना होगा। सबसे पहले पढ़ते हैं आप कि विद्युत धारा की तीव्र गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो हमारे शरीर के रक्त प्रवाह के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाती है, और जिसके कारण हमें एक दर्दनाक झटका लगता है। दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यहाँ ये प्रकाश की किरणों की गति भी यही है, रेडियो तरंगों की गति भी यही है, और विद्युत की गति भी यही है। आप सबको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो है उसमें कई बार अपन ये गलती कर देते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड नहीं लिख करके और यहाँ मीटर प्रति घंटे लिखा हुआ आ जाता है, और हम जो है वो 3 × 10⁸ देखते ही सही कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही ध्यान रखना है कि जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे कि विद्युत की चाल क्या है, या प्रकाश की किरणों की चाल क्या है, या रेडियो तरंगों की चाल क्या है, तो 3 × 10⁸ के साथ साथ में अपने को मात्रक का भी ध्यान होना चाहिए कि वो मीटर प्रति सेकंड में आए। इसके अलावा कई बार इसी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड को इस प्रकार लिख दिया जाता है कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो जाहिर सी बात है ये भी सही है बिल्कुल, क्योंकि 3 लाख किलोमीटर में चेंज कर दिया गया है इस 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड को। कई बार इसी चीज को ऐसे भी लिख दिया जाता है कि 30 × 10�7 मीटर प्रति सेकंड। तो जाहिर सी बात है ये भी सही है, ठीक वैसी चीज है ये भी। इसके अलावा अपन पढ़ते हैं आगे इसी में कि विद्युत का झटका वास्तव में लगता कैसे है। आप सबको पता होना चाहिए कि मान लो जैसे ये कोई मनुष्य है, और ये मनुष्य जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में इस दिशा में जा रहा है, और इसी के पीछे से एक कोई गाड़ी आती है, और ये गाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में है, और ये इसके टकराती है। तो जाहिर सी बात है इसको एक झटका महसूस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, जबकि यहाँ पर ये कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में। तो ऐसे में अलग अलग चाल, अलग अलग गति होने के कारण यहाँ एक झटका महसूस करता है। ठीक उसी प्रकार से कि मान लो ये कोई व्यक्ति है, और इस व्यक्ति के शरीर से आपको पता ही होगा, एक स्वस्थ व्यक्ति जो है उसके शरीर से ब्लड का प्रवाह होता रहता है निरंतर, और इस ब्लड की भी, इस रक्त की भी कोई ना कोई स्पीड होती है। जैसे मोस्टली अपन मानते हैं कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड रखी जाती है, या मानते हैं। तो जाहिर सी बात है 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के ऊपर ब्लड आपका जो है वो फ्लो कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये व्यक्ति किसी विद्युत के संपर्क में आता है, तो जाहिर सी बात है ये विद्युत के संपर्क में आएगा, तो विद्युत की स्पीड क्या होगी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कई गुना ज्यादा है। और ऐसे में वो ब्लड जो है वो इस स्पीड के साथ में फ्लो होने लगेगा, और अपनी मांसपेशियां या नसें जो हैं उन नसों के ऊपर ब्लड का एक प्रेशर होगा, और उस प्रेशर को तंत्रिकाएं जो है वो महसूस करती हुई तंत्रिका तंत्र के द्वारा मस्तिष्क को सूचनाएं उपलब्ध कराएगी, और हम तुरंत उसको हटाने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे को एक झटका महसूस होगा। दोस्तों, सब बातों की बात ये है, सब बातों की एक ही बात है
कि यहाँ पर आप जो है वो ब्लड या रक्त की स्पीड जो है वो कम रख पा रहे हो, जबकि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की स्पीड जो है वो ज़्यादा है। दोनों में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है, और दोनों में सामंजस्य स्थापित नहीं होने के कारण ही जो है आपको एक विद्युत का झटका महसूस होता है। इसके अलावा आप पढ़ते हो यहाँ पर कि विद्युत झटके से होने वाली शारीरिक नुकसान क्या है और किस बात पे निर्भर करते हैं। आप सबको पता होना चाहिए कि ये शारीरिक जो नुकसान है वो मात्रा के ऊपर डिपेंड करते हैं, और मात्रा में मान और समय दोनों का गुणनफल है। मान से मतलब ये है कि एक तो आपको 2 एम्पीयर की करंट लगे, और हो सकता है कि आप 5 एम्पीयर की करंट के ऊपर विद्युत के संपर्क में आए, तो जाहिर सी बात है 5 एम्पीयर के संपर्क में आने पर ज्यादा क्षति होगी। ऐसे ही समय से मतलब है कि एक तो आप 2 मिनट के लिए आप इलेक्ट्रिक संपर्क में रहो, और एक आप 5 मिनट के लिए इलेक्ट्रिक संपर्क में रहो, तो जाहिर सी बात है 5 मिनट तक रहोगे तो आपको ज्यादा शारीरिक क्षति होने वाली है। मैं कह सकता हूं कि दोनों के गुणनफल के ऊपर डिपेंड करती है कि आपके शरीर पर कितनी शारीरिक क्षति हो रही है। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि इसमें निम्न शारीरिक क्षतियां हो सकती है। पहली क्षति है वो है शरीर पर छाले पड़ जाना। बिल्कुल, विद्युत के संपर्क में आने से व्यक्ति के शरीर पर छाले पड़ जाते हैं। दूसरी बात है श्वसन में रुकावट और मूर्छित हो जाना। व्यक्ति को श्वास लेने में कठिनाई आ सकती है, क्योंकि विद्युत के संपर्क में आने से उसकी सांस नलिकाएं हो सकता है अवरुद्ध हो जाएं, या उसकी जो फेफड़े जो हैं वो काम करना बंद कर दें। तो ऐसे में उसको कृत्रिम सांस दे करके और उसको जीवित रखा जाएगा। तीसरी बात पढ़ते हैं आप, हृदय गति रुकना। हो सकता है कि विद्युत का झटका ज़्यादा लगा हो और उसको असहनीय झटके के साथ ही उसकी हृदय गति रुक गई हो। ऐसे ही पढ़ते हैं आप, सांस लेने में रुकावट से मृत्यु। तो हो सकता है कि सांस में रुकावट हो गई हो, या सांस की नली जो है अवरुद्ध हो गई हो, या उसका जो ब्रीथिंग सिस्टम जो है वो डैमेज हो गया हो, तो ऐसे में वो मृत्यु भी प्राप्त कर सकता है। फिर पढ़ते हैं आप, किसी अंग का मांस का जल जाना। हो सकता है कि किसी अंग विशेष जो संपर्क में आया है उसका कोई मांस जल गया हो, या फिर रक्त का प्रवाह हो गया हो, क्योंकि झटका लगने के साथ साथ में कई बार क्या होता है कि वो चोट खाकर गिर भी जाता है, और गिरने से भी जो है वो रक्त का प्रवाह होने लगता है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर ये सारणी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सारणी से कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका कि ये 90 वोल्टेज से अधिक पर करंट लगने वाले पर्सन जो है वो नहीं आकर उनके स्थान पर आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आएंगे कि 1 मिली एम्पियर से 8 मिली एम्पियर तक कौन सी शारीरिक क्षति होगी। तो आप सबको बताना है कि मनुष्य को केवल झटका लगेगा, और जब व्यक्ति को केवल झटका लगेगा तो वो कुछ ही समय में भूल भी सकता है। ऐसे आप बात करते हैं 8 मिली एम्पियर से 15 मिली एम्पियर पे, तो 8 से 15 मिली एम्पियर पे झटका लगता है तो उसको एक दर्दनाक झटका होता है। दर्दनाक को अपन ऐसे याद रख सकते हैं कि इतना दर्द की नाक चढ़ जाए, इसीलिए क्या हो गया वो दर्दनाक। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 8 से 15 मिली एम्पियर पे दर्दनाक झटका होता है, और उसको हम हो सकता है कि कुछ दिनों में भूल जाएं। और यहाँ फिर बात करते हैं 20 से 50 मिली एम्पियर। 20 से 50 मिली एम्पियर का झटका लगने पर व्यक्ति मूर्छित भी हो सकता है, उसके सांस में रुकावट हो सकती है, व्यक्ति मूर्छित हो सकता है। तो आप सबको ये ध्यान रखना है कि 20 से 50 मिली एम्पियर पर उसको सांस लेने में रुकावट होगी और व्यक्ति मूर्छित हो सकता है, और ये कई महीनों तक, कई सालों तक याद रहेगा। और यहाँ पर बात करते हैं आप कि 50 से 100 मिली एम्पियर पे, और 100 मिली एम्पियर या 50 से 100 मिली एम्पियर पे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों हम सबको सुरक्षा सावधानियों को अपनाते हुए कार्य करना है, और इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना है। एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है, दिल्ली मेट्रो में भी 2 बार पूछा जा चुका है कि 30 मिली एम्पियर पे और 50 मिली एम्पियर पर होने वाली शारीरिक क्षति, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं अपन, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या करेंगे। यहाँ पहले पढ़ते हैं कि वैद्युतिक उपकरण का मेन स्विच को ऑफ कर दें, अथवा मेन लीड के प्लग टॉप को निकाल दें, या फिर मेन स्विच को ऑफ कर दें। दोस्तों सबसे पहले अपने को जो काम करना होता है वो करना होता है मेन स्विच को ऑफ करना। लेकिन कई बार क्या होता है कि हो सकता है कि आप जिस जगह पे हो वो अननोन जगह हो आपके लिए, और वहां पर मेन स्विच का पता ही नहीं हो कहां पर हो। तो ऐसे में फिर जो है आप लीड को पकड़ करके और प्लग टॉप निकाल सकते हो, या फिर जहां वो स्विच बोर्ड में लगा हुआ है वहां से आप मेन स्विच को बंद कर सकते हो। इसके अलावा आपको बताया गया है कि यदि उपरोक्त करना कठिन हो तो रबड़ की चटाई, सूखी लकड़ी
या वस्तु या प्लास्टिक आदि का प्रयोग करते हुए आप पीड़ित को खींच करके या धक्का लगा करके उसको संपर्क से हटा सकते हो। इसके अलावा फिर आप आगे बढ़ते हैं कि किंतु ये भी ध्यान रखना है कि विद्युत में संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने से पहले उसको भूमि पर आप गिराएं तो इस प्रकार से न गिराएं कि वो चोटिल हो जाए या उसको चोट लग जाए। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप विद्युत संपर्क से हटाते हो उसको, लेकिन विद्युत संपर्क से तो उसको इतना आघात नहीं पहुंचता है जितना कि आपका हटाने के तरीके से उसको आघात पहुंचता है। हो सकता है वो किसी पर्स के ऊपर गिर करके और उसको एक गहरी चोट लग जाए और उसके कारण उसकी मृत्यु हो जाए। इसलिए आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि उसको जब भी आप हटाएं तो उसको बड़ी सावधानी से हटाएं। आगे फिर बात करते हैं आप प्राथमिक उपचार की। प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड, जिसके बारे में आप सब जानते हो कि डॉक्टर चिकित्सक के आने से पूर्व किया जाने वाला उपचार ही प्राथमिक उपचार कहलाता है। प्राथमिक उपचार में आप पढ़ते हैं कि चिकित्सक जांच से पहले किया जाने वाला उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है। इस कार्य के लिए प्रत्येक सलाह में एक फर्स्ट एड बॉक्स रखा होता है। फर्स्ट एड बॉक्स जो है उसमें कई प्रकार की जो है वो दवाइयाँ रखी हुई होती है, कई प्रकार के जो है वो उपकरण रखे हुए होते हैं, थर्मामीटर जैसे, जिनसे आप तापमान ज्ञात कर सकते हो, या फिर कई प्रकार के जो हैं वो दवाइयाँ रखी होती है। आगे फिर पढ़ते हैं आप नोट में कि विद्युत संपर्क से पीड़ित व्यक्ति को कुछ भी खाने पीने की वस्तु नहीं दी जाए। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट बात है, दिल्ली मेट्रो में पूछी जा चुकी है ये बात कि व्यक्ति को कुछ भी खाने पीने की वस्तु नहीं दी जानी चाहिए। कई बार ऑप्शन में क्या होता है, कई बार ऑप्शन में ऐसे दिया हुआ होता है कि गर्म पेय पदार्थ दिया जाए, जबकि ऐसा नहीं करना है। अपने को किसी भी कोई भी प्रकार की वस्तु को नहीं देना है, विशेष ध्यान रखने की बात है। इसके अलावा आपसे कहा जा रहा है कि उसकी श्वसन क्रिया को सुचारू रूप से चालू रखें। श्वसन क्रिया को सुचारू रूप से चालू रखें। यदि वो सांस लेने में असमर्थ है तो उसको किसी भी प्रकार की कृत्रिम विधि से श्वसन प्रक्रिया को चालू रखें। आप फिर पढ़ते हैं प्राथमिक चिकित्सा के चिन्ह। प्राथमिक चिकित्सा के दो चिन्ह बताए गए हैं यहाँ पर। एक तो ISO के द्वारा जारी किया गया है, जो आप देख सकते हैं कि वर्गाकार आकृति में है और सफेद रंग का प्लस का चिन्ह बना हुआ है और बाहर जो है हरे रंग का कलर हो रखा है। और एक दूसरा जो चित्र है वो रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा जारी किया गया है, जो प्लस का चिन्ह है और लाल रंग का है। इसके अलावा आप पढ़ते हैं यहाँ पर जो बहुत ही मोस्ट बात है, बहुत ही मोस्ट बात यह है कि प्राथमिक उपचार शुरू करने से पहले घायल की जांच के लिए 3 चीजों की अहमियत है, और ये 3 चीजें जो हैं वो फर्स्ट एड की ABC कहलाती है। ABC से मतलब जो है यहाँ पर क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिए। ए का मतलब है यहाँ पर एयरवे यानी वायु मार्ग। सबसे पहले मूर्छित हुए व्यक्ति के वायु मार्गों को देखना होता है कि वो सांस लेने के लिए स्वस्थ तो है, कहीं उनमें कोई नकली दांत गुटखा जर्दा तो नहीं फंसा हुआ है। इसके अलावा फिर देखना होता है दूसरा B ब्रीथिंग, कि वो श्वास लेने में समर्थ तो है, कहीं वो खुद श्वास लेने में असमर्थ हो तो उसको किसी भी प्रकार की कृत्रिम विधि के द्वारा उसको श्वास दें। इसके अलावा फिर पढ़ते हैं आप C सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में अपन देखते हैं कि कहीं उसको विद्युत शॉक लगने से वो चोटिल तो नहीं हो गया है, कहीं उसके कोई ब्लड का प्रसार तो नहीं हो रहा है। कई बार क्या होता है दोस्तों, विद्युत संपर्क में आने से व्यक्ति को झटका लगता है और झटका लगने से वो गिर जाता है, गिरने से उसको चोट लग जाती है और चोट लगने से उसका ब्लड निकल जाता है और पोस्टमार्टम में पता लगता है कि ये झटके से नहीं मरा, ये ब्लड निकलने से मर गया। उस समय हमें बहुत दुख होता है। तो इसलिए हमारे को ये ध्यान रखना है कि ब्लड का सर्कुलेशन भी देखें, ब्लड का प्रसार भी देखें। तो दोस्तों सभी को ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर सबसे पहले आपको प्राथमिक उपचार में ABC अपनानी है, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन अपनाना है। और उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक उपचार में निम्न को अपनाया जाना चाहिए। नंबर एक, पीड़ित के चारों ओर की भीड़ हटा दें जिससे कि उसे स्वच्छ वायु मिल सके। कई बार क्या होता है कि दोस्तों विद्युत संपर्क में कोई व्यक्ति आ गया है, वो मूर्छित हो गया है, तो अपन अनावश्यक भीड़ जमा कर लेते हैं, लोग बाग देखने वालों की भीड़ लग जाती है और भीड़ लगने से स्वच्छ वायु का आवागमन नहीं हो पाता है और ऐसे के अंदर जो है वो घबरा करके ही मर जाता है। तो जाहिर सी बात है हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भीड़ हटाएं और स्वच्छ वायु उसको मिले। इसके अलावा दूसरा जो है वो है पीड़ित के छालों में जले अंगों को स्वच्छ कपड़े या कागज से ढक दें जिससे कि किसी प्रकार का कोई संक्रमण, कोई इन्फेक्शन नहीं फैले। इसके अलावा पढ़ते हैं आप, पीड़ित को श्वास लेने में कठिनाई प्रतीत होती हो तो कृत्रिम सांस क्रिया प्रारंभ कर दे। जाहिर सी बात है अपन कई बार इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं कि कृत्रिम सांस की विधियां अपन जो पढ़ते हैं, सिल्वेस्टर, शेफर, मुख से मुख विधि, मुख से नाक विधि या रेस्पिरेटर के द्वारा आप जो है वो कृत्रिम सांस को चालू कर सकते हैं। इसके अलावा फिर अगला पॉइंट पढ़ते हैं आप
कि पीड़ित यदि जल गया हो तो जले हुए भाग को ठंडे पानी से रखें, ठंडे पानी से रखें, अलावा कोई दूसरा कोई उपाय नहीं करें और चिकित्सक जांच के अनुसार ही उसका इलाज करवाएं। फिर आप पढ़ते हैं कि फर्स्ट एड किट जो है उसमें इस्तेमाल होने वाले साधन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है चित्र में दिए गए हैं, ये फर्स्ट एड किट में होने वाले इस्तेमाल होने वाले सभी साधन दिखाए गए हैं। यहाँ पर हर साइज के 2-3 बैंडेज हैं, रुई है, कॉटन है, सर्जिकल टेप है, कैंची है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि थर्मामीटर है, ORS है, टिंचर, आयोडीन, ब्रेजिन, बिटाडीन जैसी दवाइयाँ हैं। आप सबको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये जनरल साइंस में कई बार पूछा जाता है कि टिंचर आयोडीन और टिंचर ब्रेजिन का क्या कार्य है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि घाव को धोने के लिए, साफ करने के लिए है। इसके अलावा आप बिटाडीन के लिए भी प्रश्न पढ़ते हैं कि बिटाडीन का क्या काम होता है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि बिटाडीन जो है वो घाव को भरने के काम में आती है। इसके अलावा आप पढ़ते हैं कि सिर दर्द, बुखार, पेट दर्द आदि की दवाइयाँ। दोस्तों इसमें आपको यहाँ एक्सपायरी अवधि का विशेष ध्यान रखना है। आगे फिर पढ़ते हैं आप प्राथमिक उपचार में अपनाए जाने वाले और भी चीजें, जिसमें सबसे पहली चीज है नब्ज की गति का परीक्षण। दोस्तों सबको पता होना चाहिए कि नब्ज और हृदय की गति जो है वो 72 से 80 बार प्रति मिनट तक होती है और ये एक स्वस्थ व्यक्ति की होनी चाहिए। आगे फिर पढ़ते हैं आप तापमान परीक्षण, जिसमें बताया गया कि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होना चाहिए। वैसे डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होगा। और फिर आप पढ़ते हैं श्वसन क्रिया परीक्षण। श्वसन क्रिया परीक्षण में आप देखते हैं कि प्रति मिनट जो है वो 15 से 18 बार श्वास ले रहा है, तो ऐसे में वह स्वस्थ है और अन्यथा वह अस्वस्थ है। और फिर आप बात करते हैं आगे सिल्वेस्टर। कृत्रिम सांस की विधियों में पहली विधि है सिल्वेस्टर। सिल्वेस्टर में आप पढ़ते हैं कि जब पीड़ित के सीने की ओर छाले पड़े और पीड़ित को पीठ के बल लेटाया जाए तो वो विधि सिल्वेस्टर विधि कहलाती है। दोस्तों आप सबको ये पता होना चाहिए कि सिल्वेस्टर विधि जो है उसके अंदर जो है क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि छाले किधर पड़ते हैं और पीड़ित को कैसे लेटाया जाता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि पीड़ित व्यक्ति जो है वो कुछ इस प्रकार से लेटा हुआ है, पीड़ित व्यक्ति कुछ इस प्रकार से लेटा हुआ है और सीने की ओर छाले पड़े हैं, ये छाले हैं, और पीठ के बल उसको लेटाया गया है, ये पीठ के बल जो है वो लेटाया गया है इसको। तो ये विशेष बात अपने को ध्यान रखनी थी। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि 10 से 12 बार प्रति मिनट की दर से ये चीज दोहराई जानी चाहिए। और फिर आप बात करते हैं सेफर विधि की। सेफर विधि जो है उसमें आप पढ़ते हैं कि छाले जो हैं वो पीठ की ओर पड़ते हैं और पेट के बल लेटाया जाता है। दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप जो है पीड़ित को लेटाते हैं। यहां पीठ की ओर छाले पड़ेंगे और आप पेट के बल जो है इसको लेटा रखे हो। इसी के अलावा आप आगे पढ़ते हैं मुख से नाक विधि। मुख से नाक विधि में दोस्तों आप सबको ये पता होना चाहिए कि जब व्यक्ति को गहरा झटका या गहरा आघात नहीं पहुंचता है तो ऐसे में उसके श्वसन की जो नलिकाएं हैं वो फेफड़ों तक वायु पहुंचाने में सक्षम होती है और ऐसे में आप मुख में हवा दे करके और नाक से आप बाहर निकाल देते हैं और यही विधि जो है वो मुख से नाक विधि कहलाती है। लेकिन जब व्यक्ति को आघात अधिक हो जाता है तो ऐसे में ये नाक की जो वेन है या नाक की जो श्वसन नलिकाएं हैं जो अवरुद्ध हो जाती हैं और ऐसे में फिर आप जो है वो मुख से मुख विधि को अपनाते हैं। और मुख से मुख विधि जो है उसमें आप मुख में हवा देते हैं और मुख से ही वापस निकाल लेते हैं और ये कहलाती है मुख से मुख विधि। दोस्तों यहाँ मुख में ही हवा देते हैं, मुख से ही बाहर निकाल देते हैं, ये है मुख से मुख विधि। आप सबको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे सरलतम और सस्ती विधि कौन सी है, तो आपको बताना है मुख से मुख विधि। दोस्तों श्वसन क्रियाओं के अंदर आप एक उपकरण भी देखते हैं जिसका नाम है रेस्पिरेटर। यहाँ रेस्पिरेटर का सिंबल बताया गया है, ये रेस्पिरेटर का चित्र बताया गया आपको। और रेस्पिरेटर वास्तव में क्या है, जैसे दोस्तों मान लो ये आपका कोई मूर्छित व्यक्ति है, इस मूर्छित व्यक्ति के इस प्रकार से ये मास्क नुमा आकृति का उपकरण जो है वो इस प्रकार से पहना दिया जाता है और यहाँ एक रबड़ का वाल्व सा लगा हुआ होता है। दोस्तों इसमें यहाँ पर इनलेट वाल्व होता है जिससे एयर प्रवेश करती है और यहां इसमें एक फिल्टर लगा हुआ होता है।
दोस्तों इस फिल्टर से ये शुद्ध होती हुई और यहाँ आती है, और यहाँ जब आप इसको दबाते हो, कंप्रेस करते हो, तो यहाँ से सीधे ये मुख में जाती हुई फेफड़ों में चली जाती है। और इस प्रकार से यहाँ पर जो वाल्व होगा उसको आप कह देंगे आउटलेट वाल्व। तो जाहिर सी बात है, मैं यहाँ कह सकता हूँ कि इस प्रकार से एयर जो है वो प्रवेश करी और यहाँ दबाने से, इसको कंप्रेस करने से सीधे फेफड़ों में पहुंच गई। दोस्तों रेस्पिरेटर जो है उसकी सबसे खास बात यह है कि इससे संक्रमण की किसी प्रकार की कोई भय नहीं होता, संक्रमण की कोई आशंका नहीं होती है। ना हवा देने वाले से कोई आशंका है और ना जिसको हवा दी जा रही है उससे कोई आशंका है। तो जाहिर सी बात है, ये आपका था रेस्पिरेटर नामक यंत्र। आगे फिर पढ़ते हैं आग। दोस्तों आग, अग्नि, फायर, उसी के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। वैसे तो आप सब में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको आग लगानी आती है लेकिन बुझानी नहीं आती। दोस्तों हम यहाँ पर आग लगाना और बुझाना दोनों सीखने वाले हैं। इस सबसे पहले पढ़ते हैं आप, आग मुख्य 3 घटकों से मिलकर के लगती है, और 3 घटक जो कौन कौन से हैं, ईंधन है, ऊष्मा है, ऑक्सीजन है। आप यहाँ पर भी आप देख सकते हो, इस अग्नि त्रिकोण में भी दर्शाया गया है कि प्राणवायु या हवा, ऑक्सीजन यानी कि ऊष्मा, ऐसे ही ईंधन, और तीनों मिलकर के और क्या लगा देती है, आग लगा देती है। दोस्तों यहाँ पर आपको बताया गया है कि उपरोक्त तीनों घटकों में से किसी एक घटक की अनुपस्थिति में, यानी कोई भी एक इनमें से एब्सेंट हो जाए तो ऐसे में आग क्या हो सकती है, बुझ जाएगी। दोस्तों ज्यादातर आग को बुझाने में हम जो है वो ऑक्सीजन को और ऊष्मा को, इन दोनों को ही खत्म करते हैं, ईंधन को खत्म नहीं किया जाता है। क्या आपने ऐसा देखा है कि पेट्रोल में आग लग गई हो और पेट्रोल को अलग किया गया हो? क्या आपने ऐसा देखा है कभी कि किसी गैस में आग लग गई हो और गैस को अलग किया गया हो? वास्तव में ऐसा नहीं करते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि वास्तव में जो आग जो है उसको बुझाने के लिए या तो ऑक्सीजन को खत्म किया जाता है या फिर आप ऊष्मा को खत्म करते हैं। आगे फिर आप पढ़ते हैं इसी में ही कि आग लगने के कारण क्या है और आग बुझाने को कहते क्या है। तो आग बुझाने को अग्निशमन कहते हैं, और आग लगने के जो कारण है उनमें सबसे पहला कारण जो है वो है वैद्युतिक शॉर्ट सर्किट एवं स्पार्किंग। दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि शॉर्ट सर्किट से एक चिंगारी पैदा होती है, और उस चिंगारी के संपर्क में यदि कोई ज्वलनशील पदार्थ आ जाता है तो उससे आग लग जाती है। ऐसे स्पार्किंग है तो किसी तार को तोड़ने या जोड़ने से इलेक्ट्रॉनों के अनियंत्रित होकर के वायु कणों के साथ में घर्षण करके एक चिंगारी पैदा करना स्पार्किंग कहलाता है। और ये स्पार्किंग यदि किसी ज्वलनशील पदार्थ के संपर्क में आ जाती है तो वहां आग लग जाती है। दोस्तों इसी प्रकार से आप पढ़ते हैं कि विस्फोटक पदार्थों की कार्यशाला में उपस्थिति, बिल्कुल कई बार क्या होता है कि कार्यशालाओं में आप एलपीजी का या फिर किसी अन्य विस्फोटक पदार्थ की भंडारण कर देते हैं, और ऐसे में यदि आप वहां पर ग्राइंडिंग करते हैं या फिर वहां पर वेल्डिंग करते हैं तो उस समय इन विस्फोटक पदार्थों में आग लग जाती है, जिससे कार्यशाला में भी आग लग जाती है। और फिर पढ़ते हैं आप, ज्वलनशील गैसों के निष्कासन हेतु पर्याप्त वातायन व्यवस्था का न होना। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि बैटरी चार्जिंग जो रूम होता है, उस बैटरी चार्जिंग रूम में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में ज्वलनशील गैसों का निष्कासन होता है, और उन निष्कासन गैसों के बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं होता है, वातायन की कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो ऐसे में यदि आप वहां पर किसी भी प्रकार की कोई स्पार्किंग या चिंगारी को प्रेषित करते हो तो जाहिर सी बात है वहां आग लग जाती है। और ऐसे ही बीड़ी सिगरेट के अनबुझे टुकड़े इधर उधर कारीगरों को द्वारा या आगंतुकों को द्वारा या कर्मचारियों के द्वारा फेंक देने से आग लग जाती है। और फिर पढ़ते हो, ऊष्मकों में ताप नियंत्रण की व्यवस्था का न होना। ऊष्मकों में यानी हीटर जो होते हैं उनमें ताप नियंत्रण की व्यवस्था का नाम लूं तो मैं थर्मोस्टेट का नाम लूंगा। कई बार क्या होता है कि आप थर्मोस्टेट नहीं लगाते हो, आपने देखा होगा, अक्सर आपने देखा होगा कि यदि प्रेस को अपन गर्म करते हैं तो कुछ समय बाद में ही प्रेस जो है वो ऑन हो जाती है, कुछ समय बाद में ऑफ हो जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि थर्मोस्टेट जो है उसके ऊपर ताप जो है फिक्स कर दिया जाता है, और वो फिक्स वैल्यू जो है उस टेम्परेचर पे आते हैं वो उसको ऑफ कर देती है, और जैसे ही ठंडी होती है वापस से सर्किट ऑन हो जाता है। यानी ये द्विधात्विक पत्तियों के द्वारा ऐसा किया जाता है। फिर आगे पढ़ते हैं आप, आग की किस्में एवं उपयुक्त अग्निशामक सामग्री। तो यहाँ पर पढ़ रहे हैं आप, वास्तव में अपन किताब में जो है वो 4 प्रकार की आग को ही पढ़ा करते हैं, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी। श्रेणी ए में पढ़ते हैं आप कागज, कपड़ा, लकड़ी, जूट से लगी हुई आग, और इसमें पढ़ते हैं आप कि ये जलयुक्त अग्निशामक यंत्रों से बुझाई जाती है। और फिर पढ़ते हैं श्रेणी बी में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन यानी ज्वलनशील द्रव्यों से लगी हुई आग, जो झागयुक्त अग्निशामक यंत्रों या CO2 प्रकार के अग्निशामक यंत्रों से बुझाई जाती है। फिर पढ़ते हैं आप श्रेणी सी प्रकार की आग, जो ज्वलनशील गैसें जिसमें आप ऑक्सीजन ले सकते हो, LPG ले सकते हो, CNG ले सकते हो,
या फिर और भी कोई अन्य कोई गैस हो सकती है। आप यहाँ पर पढ़ते हैं कि शुष्क पाउडर और CO2 या CTC प्रकार के अग्निशामक यंत्र से इस प्रकार की आग पर काबू पाया जा सकता है। और D प्रकार की आग में दोस्तों आप विद्युत से लगी हुई आग भी पढ़ते हो और धातु से लगी हुई आग भी पढ़ते हो, लेकिन मैंने दोनों ही तरीके से बताया है। धातु से लगी हुई आग करेंगे, यदि मान लो ऑप्शन के अंदर ये है ही नहीं तो फिर विद्युत से लगी हुई आग भी अपन कई बार सही कर देते हैं। वो ऑप्शन देख करके सही होगा, और ऑप्शन देख करके सही होगा या फिर आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उस प्रैक्टिस के हिसाब से होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विद्युत से लगी हुई आग जो है वो ई श्रेणी के अंदर बताई गई है, जबकि धातु से लगी हुई आग डी श्रेणी में बताई गई है। और दोनों के लिए CO2 और CTC प्रकार के अग्निशामक यंत्र जो है वो बुझाने के लिए काम में लिए गए हैं। एफ श्रेणी की जो आग है उसमें कुकिंग ऑयल, वसा, इनसे लगी हुई आग को लिया गया है और CO2 और CTC प्रकार के अग्निशामक यंत्र से काबू पाते हैं। यहाँ कुकिंग ऑयल से मतलब है कि मूंगफली का तेल, सरसों का तेल या और कोई वनस्पतिक तेल या डालडा या फिर देसी घी या फिर कोई वसा, ये सब जो है वो खाने के काम में लिए जाने वाले तेल हैं, उनसे लगी हुई आग जो है वो श्रेणी एफ में रखी जाती है। और ये एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। आगे फिर पढ़ते हैं आप दोस्तों, आग को बुझाने की मुख्य विधियां। तो आग की बुझाने की विधियां मैंने पहले ही चर्चा कर चुका हूं कि दो ही विधियां जो है वो मुख्य काम में लेते हैं। एक तो कूलिंग मेथड यानी ऊष्मा को खत्म करके, ज्वलन बिंदु को कम करके, और इसके अलावा एयर कट। तो एयर कट में आप ऑक्सीजन की सप्लाई को काट करके आग बुझाते हो। दोस्तों कई बार क्या होती है कि कई लोगों को गलतफहमी होती है कि ईंधन को कम हटा करके भी आग को बुझा सकते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, किसी चूल्हे के अंदर देखते हैं कि चूल्हे के अंदर आग लग रखी है और वो कोई भगोने के अंदर दूध उफड़ने वाला था और उन्होंने चूल्हे की आग जो है वो बाहर निकाल दी, और बाहर निकालने से जो है वो उफनता हुआ दूध जो है वो बच गया। दोस्तों ऐसा करने से कोई आग नहीं बुझी है, केवल उस बर्तन के नीचे से आग कम हुई है। आग तो बाहर वहीं वैसे की वैसे लगी हुई है। मैं कह सकता हूं कि जलती हुई आग से ईंधन को समाप्त नहीं करते हैं, ईंधन को कभी भी समाप्त नहीं करते हैं। हमेशा हम कूलिंग मेथड और एयर कट मेथड ही अपनाते हैं। आगे फिर बात करते हैं अपन कि एयर कट मेथड अपनाते हैं। तो एयर कट में जब भी आप ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करते हो, ऑक्सीजन की सप्लाई को समाप्त करते हो, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करना, उसको समाप्त करना ही चिक्कीरण कहलाता है, स्मूथरिंग कहलाता है। दोस्तों ये अभी जल बोर्ड दिल्ली के अंदर जो एग्जाम लगा था उसमें पूछा गया था कि चिक्कीरण क्या है। तो चिक्कीरण का मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई को काटने से है, और आप ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो मिट्टी डाल के भी काट सकते हो, शुष्क पाउडर डाल के भी काट सकते हो। इसके अलावा आप जो है और CTC वाला अग्निशामक यंत्र, झाग वाला अग्निशामक यंत्र से भी आप जो है ऑक्सीजन की सप्लाई को काट सकते हो और चिकीरण कर सकते हो, यानी आप ऑक्सीजन की सप्लाई काटते हो वही चिकीरण है। आगे आप पढ़ते हैं अग्निशामक यंत्रों के बारे में। वे यंत्र जो अग्नि का शमन करते हैं, बुझाते हैं, वे ही अग्निशामक यंत्र कहलाते हैं। और अग्निशामक यंत्र दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, भंडारित दाब प्रकार के और उत्पादित दाब प्रकार के। दोस्तों भंडारित दाब प्रकार के जो हैं उनको आप स्टोरेज प्रेशर भी कहते हैं, और उत्पादित प्रकार के जो हैं उनको आप जनरेटेड प्रेशर भी कहते हैं। दोस्तों इन दोनों में फर्क है। आपने अक्सर यही पढ़ा है कि अग्निशामक यंत्र जो है वो जलयुक्त है, झाग युक्त है, शुष्क पाउडर वाला है, CTC वाला है, CO2 वाला है। लेकिन दोस्तों इन सबको पहले दो वर्गों में बांटा गया है, एक भंडारित दाब है और एक उत्पादित दाब है। भंडारित दाब से मतलब यहाँ ये है कि आपने प्रेशर के साथ में, आपने वायु दाब के साथ में उसका भंडारण किया है। जैसे जलयुक्त अग्निशामक यंत्र की बात करूं मैं, तो आपने जल को वायु दाब के साथ में उसमें भंडारित किया है, प्रेशराइज किया है। और ऐसे शुष्क पाउडर की बात करूं मैं, तो आपने मार्बल चूर्ण को वायुदाब के साथ में भंडारित किया है, और इस प्रकार से ये बन जाता है भंडारित दाब वाला। लेकिन CO2 की बात करें अपन, हालांकि CO2 के बारे में अभी अपने को विशेष पढ़ना है, लेकिन थोड़ी सी मैं डिटेल बता देता हूं कि CO2 प्रकार के अग्निशामक यंत्र के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देखते हो कि यहाँ एक H2SO4 की एक बोतल लगी हुई होती है, और यहाँ NaHCO3 भरा हुआ होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भरा होता है। यहाँ एक बोल्ट लगा हुआ होता है। आग लगने के ऊपर आप इस बोल्ट को तोड़ते हैं, तोड़ने पर यह बोतल ब्रेक होती है, और ब्रेक होने पर ये दोनों मिलकर के आपस में रासायनिक क्रिया करते हैं, और रासायनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पैदा होता है, और उस CO2 को आप जो है वो आग बुझाने के काम में लेते हो। दोस्तों यहाँ पर किसी प्रकार से कोई H2SO4 जो है या NaHCO3 जो है वो कोई प्रेशर से नहीं भरा हुआ था, लेकिन इनके मिलने के बाद में जब रासायनिक क्रिया संपन्न हुई तो एक CO2 का प्रेशर जनरेट हुआ, और इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि CO2 प्रकार का जो अग्निशामक यंत्र है वो उत्पादित प्रकार का है, जनरेटेड प्रेशर वाला है।
आगे फिर हम पढ़ रहे हैं कि अग्निशामक यंत्रों का सूक्ष्म विवरण। सूक्ष्म विवरण में आप पढ़ते हैं सबसे पहले वायुदाब के साथ में जल भरा हुआ होता है। आप जलयुक्त अग्निशामक यंत्र पहला पढ़ते हो और उसमें सबसे पहली बात पढ़ते हो कि इनमें वायुदाब के साथ में जल भरा हुआ होता है। फिर पढ़ते हो आप कि इनके लीवर के दबाने पर जल की बौछार पैदा होती है जिससे आग बुझाई जाती है, लेकिन लीवर को छोड़ते ही जल की बौछार भी रुक जाती है। इसके अलावा आप ये भी पढ़ते हो कि श्रेणी ए प्रकार की आग को बुझाने के लिए ही काम में आता है। ओनली कागज, कपड़ा, लकड़ी, जूट से लगी हुई आग को ही बुझाने के काम में आता है श्रेणी ए प्रकार का अग्निशामक यंत्र। दोस्तों अगला पढ़ते हैं आप दूसरा झागयुक्त अग्निशामक यंत्र। और झागयुक्त अग्निशामक यंत्र में आप पढ़ते हैं कि झाग यानी फोम बनाने के लिए आप खनिज तेल, साबुन, जल, वायुदाब आदि को मिश्रित करते हैं और आदि को मिश्रित करने से क्या होता है, एक झाग पैदा होता है, एक फोम पैदा होता है। और इस प्रकार के यंत्र जो है वो जल की बौछार के साथ में झाग भी देते हैं और ये झाग जो है वो लगी हुई आग के चारों ओर आ जाते हैं और वहां पर एक ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद करने का काम करते हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने से आग बुझ जाती है। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि श्रेणी बी प्रकार की आग को बुझाने के लिए जो है वो झागयुक्त अग्निशामक यंत्र को मोस्टली हम काम में लेते हैं। और फिर अपन अगला पढ़ते हैं शुष्क पाउडर युक्त अग्निशामक यंत्र। शुष्क पाउडर अग्निशामक यंत्र में पढ़ते हैं कि अज्वलनशील मार्बल चूर्ण को वायुदाब के साथ में भरा जाता है। दोस्तों वायुदाब के साथ में भरा जा रहा है, इसका मतलब ये भी कौन सा है, ये भी स्टोरेज प्रेशर है। और यहाँ मार्बल चूर्ण यही मार्बल है जिसको अपन घरों के अंदर जो है वो सप्लाई के रूप में काम में लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर अज्वलनशील चूर्ण मार्बल जो है उसका चूर्ण बना करके और वायुदाब के साथ में भर दिया जाता है और इस यंत्र में जल के साथ में वायुदाब के साथ में भरा जाता है। यह चूर्ण ज्वलनशील नहीं होता है और साथ ही ज्वलन में सहायक भी नहीं होता है और यंत्र का लीवर दबाते ही चूर्ण बौछार के रूप में बाहर निकलता है और जलती हुई आग के ऊपर अपनी एक लेयर जमा कर देता है, एक परत तैयार कर देता है जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाती है यानी चिकरण हो जाता है और चिकरण से आप कह सकते हैं कि आग बुझ जाती है। यानी मैं कह सकता हूं कि सी प्रकार की आग को बुझाने के लिए शुष्क पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र जो है वो उपयुक्त है। और आप अगला अग्निशामक यंत्र जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं CO2 प्रकार का अग्निशामक यंत्र, कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट तथा गंधक का अम्ल भरा जाता है जो रासायनिक क्रियाएं करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। दोस्तों अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल भरा होता है, एक कांच की बोतल होती है जिसमें डाइल्यूट H2SO4 भरा हुआ होता है और जब बोल्ट को धात्विक किसी दीवार पर या पर्स पर पटकते हैं तो उसकी बोतल टूट जाती है और सोडियम बाइकार्बोनेट के संपर्क में आने से रासायनिक क्रियाएं इतनी तीव्रता से पैदा होती है कि CO2 जो है वहां पैदा हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ज्वलन में सहायक नहीं है और वो उसको एक ऑक्सीजन की सप्लाई को काटने का काम करती है और इस प्रकार से आग को बुझा दिया जाता है। मैं कह सकता हूं कि डी प्रकार की आग जो है वो CO2 प्रकार की अग्निशामक यंत्र से या ई प्रकार की विद्युत से लगी हुई आग जो है वो CO2 प्रकार की अग्निशामक यंत्र से बुझाई जा सकती है। और फिर अपना अगला अग्निशामक यंत्र पढ़ते हैं दोस्तों CTC वाला अग्निशामक यंत्र, कार्बन टेट्राक्लोराइड पूरी फुल फॉर्म है CTC की और इसके अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसको आप CCl4 के रूप में भी लिख सकते हैं, CCl4 के रूप में भी लिख सकते हैं अथवा ब्रोमोक्लोरोडिफ्लोरोमीथेन जिसे आप BCF के रूप में भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई एक पदार्थ आप जो है उसके अंदर सम्मिलित करते हैं और इस प्रकार के अग्निशामक यंत्रों में दोनों में से कोई एक पदार्थ भर करके और वायुदाब के साथ में भर दिया जाता है और लीवर को दबाने पर इसका छिड़काव किया जाता है जिससे ये ऑक्सीजन की सप्लाई काटने का काम करता है, चिकरण का काम करता है और आग को बुझा देता है। और इसकी खास बात दोस्तों ये है कि ये सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए ये ABCDEF सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए उपयुक्त अग्निशामक यंत्र हैं। इसलिए हम सबको ये ध्यान रखना है कि CTC प्रकार का अग्निशामक यंत्र जो है वो सब प्रकार की आग को बुझा सकता है। इसके अलावा आप यहाँ पर पढ़ते हैं एक सारणी बना करके आपको समझाया गया है कि यहाँ जैसे वाटर यानी जलयुक्त अग्निशामक यंत्र है वो केवल श्रेणी ए प्रकार की आग को बुझा रहा है तो केवल यहाँ पर राइट है, जबकि इन सब प्रकार की आग को नहीं बुझा सकता इसलिए यहाँ पर क्रॉस है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर्म टाइप, ड्राइव टाइप जो है
M28 है या CO2 प्रकार का है या CTC प्रकार का है, इन सब के अंदर बताया गया है कि जो जो राइट लगे हुए हैं इसका मतलब वो उस आग को बुझा सकता है, और जहां क्रॉस लगे हुए हैं इसका मतलब वो उस आग को नहीं बुझा सकता है। यहाँ पर पानी से आग बुझाई जा सकती है, वो भी तरीके बताए गए हैं। एक तो आप पानी से भरी बाल्टियों से आग बुझा सकते हो, इसके अलावा आपको बताया गया है यहाँ पर कि फायर हाइड्रेट लगा हुआ है। आपने देखा होगा अक्सर कि किसी विवाह स्थल में या किसी हॉस्पिटल में या फिर किसी बड़े स्कूल कॉलेज में आपने ऐसा देखा होगा जहाँ पर फायर हाइड्रेट की व्यवस्था होती है। अग्नि से बचने के लिए यहाँ पर हाइड्रेट लगे होते हैं, और इनमें मोस्टली एक पाइप होते हैं और जगह जगह वाल और साथ में पाइप जुड़ा हुआ होता है जो आग को बौछार के साथ में बुझाने का काम करेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड, ये भी जो है वो जल को या जल से ही आग को बुझाने का काम करती है। दोस्तों, इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि हमारा इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की सीरीज का पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, इस चैप्टर के अपने को क्वेश्चन करने हैं, और जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ सोल्व कराए जाएंगे। आपको रेगुलर जो है वो व्यास अकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़ करके रहना होगा, और आगे आगे जो है इसको शेयर करना है, लाइक करना है। धन्यवाद।